दुश्मन बहुत चालाक है और इस तेज रफ्त तरीके से महाराष्ट्र में दाखिल हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर बांटने का काम हिंदुस्तान भर की तमाम सियासी जमातों को हायर करके मुंबई ला रहा है। कोई भी जो मुंबई आ रहा है सियासी जमात वाला, उसका वेलकम है, पार्टी चलाना होता है। लेकिन जिस तरह की बातें होती है तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों के ठेकेदार, जितनी जमातें आने वाली है यही मुसलमानों के हमदर्द हैं। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई के मुसलमानों को सलाम कि पार्लियामेंट के चुनाव में जो फैसला या जो सूझबूझ, जो समझ हमारे खास करके मदारिस, खानका, दरगाहें, मस्जिदें, उनके तमाम ट्रस्टियान जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया, बल्कि हिंदुस्तान क्या मैं समझता हूं पूरी दुनिया को मैसेज दिया। और वो प्रदेश जो था सिर्फ या यूपी था या फिर महाराष्ट्र था। उसके बाद दुश्मनों ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। अब उस हथियार का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं जो हमारे अपनों के बीच है, यानी फूट डालो और राज करो। तो फिर आपको ही इसमें अपना एक अहम किरदार, जो आपने अपने उलमाओं के कहने पर, खानकाहों के कहने पर, मदारिस के कहने पर, कॉलेजेस के स्टाफ के कहने पर आपने 2024 के लोकसभा में किया, वही इस बार भी आपको करना है। और यह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से यह तय कर लिया तो जो आपके दिलों में है वो पार्टियों के कान ऐंठ कर वो फैसले आप करा सकते हैं। क्योंकि हर आदमी इस मुल्क की इस सियासत से बेजार है। जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, हमसे ज्यादा बेहतर आप और आज के बच्चे जानते हैं, और आज आपके हाथ में सारी खबरें हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद पूरे तौर पे ठाकुर साहब ने बता दिया, और वो पिछले 10 सालों से उनके ऑर्गेनाइजेशन मराठी सेवा संघ और हमारे यूसुफ भाई की ऑर्गेनाइजेशन जिसके सदर शहजाद अबरानी है, सेवा पिछले 20 साल से काम कर रही है। 20 सालों में उन्होंने काफी बेहतर तरीके से माइनॉरिटीज के एजुकेशन और दूसरी चीजों पे काम किया है। सियासी तौर पर भी उनका पॉलिटिकल संबंध है। उनके वालिद आमदार रहे हैं, एमएलए रहे हैं, माडा के चेयरमैन रहे हैं, और मुसलमानों की इस वक्त मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो सदर हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में सिर्फ एक जिमखाना या एक क्लब नहीं है, बल्कि आज मुसलमानों के लिए काम करने वाला एक मरकज बन गया है। और उसमें सारी मुसलमानों की एक्टिविटीज, चाहे वो दीनी हो, सियासी हो, समाजी हो, खेल कूद हो, उन्होंने हर सूबे को प्रमोट किया और हर लोगों को यहाँ आने के लिए दावत दी और उस पर काम कर रहे। मैंने मुबीन भाई आपसे गुजारिश किया था कि आप डायस पर आ जाएं। मुबीन कुरैशी साहब पहुंच गए। अरे वाह, कुरैशी जमात का बहुत बड़ा रोल है हमारे, और बहुत ही जिंदा दिल साथी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि साथियों, जो हालात बने, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि दुश्मन बहुत चालाक है, 2-3 जलसे बहुत जल्दी में मुंबई में हुए हैं, बड़े बड़े इदारों से जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी के पैसों पर उनके लोगों को बुलाया गया और मुंबई में रखा गया और उनसे बातें कराई गई, जो शर्म आती है सोचकर कि आप किसी काबिल इदारे के 100-150 साल पुराने इदारों के आप जिम्मेदार हैं, और आपको अगर ये खबर नहीं है कि किन पैसों से आपका जलसा हो रहा है, किन पैसों से आपको खाना खिलाया जा रहा है और किन लोगों के साथ खिलाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क में मुसलमानों की बर्बादी का सबसे बड़ा वजह यही बनेगा। हालात आप देख रहे हैं, उसमें कोई चीज, हमारे पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है मैं जो आपके लिए ला के रख दूं, क्योंकि मुझे आपसे ही लेके कुछ करना है। और जिस तरह का मैसेज 2 राज्यों ने लोकसभा के चुनाव में दिया, अगर उसी को आप संभाल ले गए तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड, अगर सरकारें झारखंड में तो है और महाराष्ट्र में आपने बदल दिया, तो केंद्र की सरकार या तो बदल जाएगी या पंगु हो जाएगी, बगैर किसी काम के रह जाएगी। क्योंकि आप पर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मसाइल आपके ऊपर जोड़े जा रहे हैं
कि उसकी बात करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। तो विधानसभाओं में आपका रिप्रेजेंटेशन वो करे जो आपके इश्यूज को आंख में आंख डालकर अध्यक्ष के सामने बात करे और सरकार को झुका दे। उसकी तादाद तभी बढ़ेगी जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर असेंबलीज में भेज पाएंगे। कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं मुसलमानों के अलावा बाहर कहीं से लड़ना चाहता हूं। जिन इलाकों में 30 से 50% मुसलमान रहता है वहां सबको लड़ना है। पाटिल साहब को भी वहीं लड़ना है, गायकवाड़ साहब को भी वहीं लड़ना है और दूसरे साहब को भी वहीं लड़ना है। तो आप सोचिए, इस मुल्क की एक सियासी जमात आपसे कभी कहती थी कि मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है। जब आपने अपनी हैसियत का लोहा मुल्क की सियासत में मनवा दिया तो वो जमात कहती है कि मुसलमान मस्जिदों से वोट का जिहाद कर रहे हैं। मुसीर भाई जिहाद लफ्ज है ना, उस पर बड़े बड़े सियासी नेताओं ने अपने तबसरे दिए और ये कर दिया और ये जिहाद का ये मसला, अब ये वोट जिहाद है। अरे भाई, आप जहां से वोट डालते हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू जिहाद है। तो मुल्क के इस मुस्तकबिल के लिए जितने आप जिम्मेदार हैं उतने मैं जिम्मेदार हूं। जिस संविधान की शपथ लेकर आप काम करेंगे वही संविधान की कसम खा के हमारे लोग भी होंगे। दोनों में फर्क यह है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां और आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे सेकुलर जमातों में जो बैठते हैं, और कोई इस तरह का मुद्दा आ जाए तो वो भी खामोश हो जाते हैं। जेपीसी आप देख रहे हैं, जेपीसी जो बनी वक्फ बोर्ड को लेकर, उसका प्रेसिडेंट मुसलमानों की वोट से इलेक्ट होके आता है। अगर आपको पता हो, डुमरियागंज जहां से वो जीत कर आते हैं और मुंबई जब आते हैं हजरत मोइन मियां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन आप अगर रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट के जो मेंबरान बेचारे उनके सामने अपनी बातें रखते हैं, वो बेचारे शर्म के मारे वॉकआउट कर रहे हैं। यह हालत है आपके दोस्तों का जो आपके बीच छुपे हुए उस भेड़िए की तरह हैं जिसके खाल में शेर दिखता है लेकिन भेड़ियों का काम कर रहे हैं। वही पहचानने के लिए आज की इस मीटिंग का जो मकसद है, जो ठाकुर साहब ने बताया, थोड़ी देर में सजाद अबरानी भी बताएंगे, फिर यूसुफ भाई भी बताएंगे, हाजी साहब हमारे मानाटी के लीडर हैं, फिर आमिर भाई जिन पर इस वक्त मुल्क का एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एजुकेशन के जिस डिपार्टमेंट को वो डील कर रहे हैं वही इस कौम के मुस्तकबिल का जो मजबूत पाया होगा उसकी जवाबदारी वहां है। हाजी इकबाल साहब ने एक मुहिम शुरू की, हर साल एक कॉलेज बनाएंगे। पहले कॉलेज की बुनियाद डालकर आ गए और साल भर में तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो उसी तरह पूरी कौम अवेयर होगी, लेकिन तब होगी जब आपके परमिशन के लिए आपका रिप्रेजेंटेटिव हाउस में होगा। और वो कब होगा? जब आपके अंदर ये शऊर पैदा हो कि जिन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं उन्हें समझाकर अपने मोहल्लों में बैठाकर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। और ये तभी होगा जब बड़ी जमातों के साथ हमारा समझौता होगा। हम भले कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की सियासत करते हैं, हम गलत बात नहीं करते, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है हमने कांग्रेस की तमाम टॉपर्स लीडरशिप को झुकाने की बात की है और उनको नंगा करने की बात की है। कभी डर कर नहीं कि मेरे आप कुछ कर लेंगे, मेरा टिकट काट देंगे या मुझे निकाल देंगे। जहां जहां बात करने की जरूरत आई है, कभी भी निजामुद्दीन राइन आपका रिप्रेजेंटेशन करने से कभी पीछे नहीं रहा। और मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन में एक सियासतदान आके कह देगा तुमने ये नहीं कहा था, मैं उसी दिन सियासत छोड़कर अपने घर बैठ जाऊंगा, जिस दिन कह देगा। यही हाल है। यूसुफ भाई ने फंक्शन रखा था, 4000 मुसलमान था यहाँ। विलास राव यहाँ चीफ मिनिस्टर के हैसियत से यहाँ आए थे। मैंने डायस से कहा था, विलास राव जी मुसलमानों का मसला है, हाथ मत डालिए, आपका हाथ जल जाएगा। पत्रकारों ने नीचे उतर के मुझसे कहा, इस तरह मत कहा करो, तुम्हारा फ्यूचर बिगाड़ देंगे। मेरा फ्यूचर बनाने वाला ऊपर बैठा है, तो मुझे फिक्र है इस बात की। मैं समझता हूं कि आपको सलाम इसीलिए करने का दिल होता है हर बार कि 92 के बाद मुसलमानों का मुस्तकबिल तबाह करने वाली एजेंसियां मुसलमानों के घरों में घुस गई हैं। जिस तरह की सरकारी पदों का बटरबाट हो रहा है आप देख रहे हैं ना,
तो ये सोचने की जरूरत है। और आप जिस कौम में आप हैं, आपकी जवाबदारी इसलिए बनती है कि आपके आबो अजदाद ने इस मुल्क को आजाद कराकर इस मुल्क के लोगों को दिया था। इससे आरएसएस भी इनकार नहीं करती। आरएसएस ने जब सावरकर के इशूज को लिखा तो जमयत उलमा के एक जलसे में सावरकर ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि अगर ऑल इंडिया ये नहीं होती, हमारे उलमाओं की जमात, तो मुल्क आजाद नहीं होता। ये सावरकर के वर्ड है, लेकिन वो दबाते हैं। आपको देखना हो तो जमयत के दफ्तर जाइए, उनका जो 100 साला जश्न हुआ था, उस जश्न के कई पेजेस पर इसका जिक्र है। तो जो वो जमात जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना है वो कहती है कि मुसलमानों के बगैर ये मुल्क आजाद नहीं होता, तो आप सोचिए कि आज के हालात में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मैं किसी की भी हुकूमत के लिए नहीं कहता कौन बहुत अच्छा करेगा, मुसलमानों के लिए मुसलमान अच्छा बहुत करेगा, क्योंकि वो डरेगा नहीं। उसको अगर अपने मुस्तकबिल का फिक्र है तो उसमें उसके बच्चे भी आते हैं, उसके साथी भी आते हैं, उसके मस्जिद के साथी आते हैं, उसके हरम के साथी आते हैं, उसके जो है खानकाहों के साथी आते हैं। इतना तो डरेगा, दूसरा नहीं डरेगा, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मेरे भाई, मैं इन दोनों को सलाम करता हूं, ठाकुर साहब आपको भी और हमारे शहजाद को भी, कि उन्होंने ये फिक्र की कि कम से कम मुंबई के एनजीओस को बुलाओ, क्योंकि आप ताकत रखते हैं इस शहर की सियासत को बदलने की। आप ताकत रखते हैं इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों के हुकूक को दिलाने की, क्योंकि आप ताकत रखते हैं समाज में खुद को खड़ा रखने की। तो अगर आपसे जिक्र नहीं करेंगे तो हम सियासी जमातों से करेंगे। सियासी जमातों के हम आपका पैगाम पहुंचाएंगे और फिर उससे कहेंगे कि भाई हम तो वही मांग रहे हैं जो आपने संविधान में हमसे कहा है। संविधान के अलावा हम क्या मांग रहे हैं आपसे? संविधान के दायरे से बाहर हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कुछ दे दीजिए। जितनी मस्जिदें अभी 2-5 सालों में तोड़ी गई, क्या मुसलमानों का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हिंदू संगठनों से कभी ये कहा कि आपने मेरी मस्जिद तोड़ी है, मैं आपका एक मंदिर की ईंट तोड़ूंगा? कहा किसी ने? कभी नहीं कहा। इसके बावजूद भी अगर केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो गुनाह आप कर रहे हो, केस हम पर रजिस्टर हो रहे हैं। कल आपने बहराइच की घटना देखी होगी। मेरे भाइयों, मोबाइल सबके पास है, घरों को दिखाइए कि आप बदमाशी भी करते हैं, सरकार में आप बैठे हैं और गुनाह उस पर रजिस्टर करते हैं जो बेकसूर मारा जाता है, फिर उसे अदालतों में बैठा के आप बंद करते हैं। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े अधिकारी की बात मैं सुन रहा था। उसने कहा कि सर, मुसलमानों को मारने का एक और नया तरीका इजाद किया गया। वो तरीका पुलिस का नहीं है, अब वो तरीका जुडिशरी से आएगा कि आपको आरोपी साबित करके देके और लोगों से कह दिया जाएगा कि अदालत का फैसला है, मैं क्या करूं। उस फैसले को आपने बाबरी मस्जिद की शक्ल में आपने देखा कि 4,500 पेजेस तक जजेस सारे जजमेंट एक फेवर में लिखते हैं और आखिरी में लिखते हैं कि भाई ये आस्था का प्रश्न है, इसलिए हम आपके हवाले कर रहे हैं। और उसमें अपना दुश्मन भी था जो बाद में गवर्नर बन गया। एक जज मुस्लिम भी था, आपके बीच से ही लाया जाएगा। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। आपके बीच से लाएगा और कहलवा देगा तुम्हारी कौम के इन लोगों ने तो कहा था, मैं क्या करूं। तो इसलिए आपको अवेयर होना है, आपको जागना है और फिर फैसला करना है कि शहर से किन्हें आप चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि मुस्लिम मोहल्लों से भी वही लोग चुनकर जाएं जो मेजॉरिटी से चुन के आएंगे? तो फिर हमें मुसलमानों को कहां देंगे? संविधान कहता है भारत सरकार का कि अगर ऐसी कोई कौम जो छोटी हो और वो इलेक्ट हो के नहीं आ सकती तो उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए, उसे नॉमिनेट करो और हाउस में भेज दो। लेकिन पिछले 15 सालों में गुजरात से एक भी मुसलमान नॉमिनेट नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जो 2-1 लोग नॉमिनेटेड आते थे उनको भी खत्म करके उनकी हैसियत खत्म कर दी गई। यह आपके साथ जो है लीगल तरीके से किया जा रहा है। मैं इसलिए ये जवाबदारी की बातें आपके सामने रखा कि जो मेरे साथी आए वो ये समझ लें
कि ये कोई मकसद नहीं है कि हम किसी एक दो लोगों के लिए आए हैं और उनके लिए मदद करेंगे। ये उस कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं जिसमें मौलाना आजाद हमेशा से कहते आ रहे हैं कि आपसी भाईचारा बनाकर मुल्क चलाना है, और उसी तरह उन्होंने चलाया। आप जानते हैं कि मौलाना आजाद के सामने बात करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिचक होती थी, डर होता था। नेहरू सामने बात करने से पहले 4 बार सोचते थे कि मौलाना का मिजाज ठीक है कि नहीं। लेकिन आज आपका कायद कौन है? आपके पास बात करने वालों की कमी हो गई, क्योंकि सबको खुद की फिक्र है। मुझे कायद वो चाहिए जिसको कौम की फिक्र हो। कायद वो चाहिए जो हमारी कौम के लिए लोगों के बीच जाए और उसके मुस्तकबिल के लिए अपने मुस्तकबिल को भले तारीख में डाल दे, लेकिन कौम के लोगों को वो उलाकर ऊपर आगे बिठा सके। तो ऐसे जो नाम है, आपको अच्छे से पता है कौन आपके लिए खड़ा है। उन नामों को हमारे जो बड़ी लीडरशिप है उन तक पहुंचाने का काम मुंबई की सारी एनजीओ को करना चाहिए। जितनी एनजीओ आज रजिस्टर्ड हैं, जिसको कमाल साहब बताएंगे, उन सारी एनजीओ से मेरी गुजारिश है कि अपने लेटर पैड पर बेहतर तरीके से जो नाम आप समझते हैं, जो आपके लिए रोज काम कर रहा है, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल, आपके खास करके आपके समाजी इश्यूज को लेकर शहर में दौड़ रहा है, काम कर रहा है, उनके नाम को रिकमेंड करिए। 2 से 5 दिनों के अंदर मुंबई में सेकुलर बड़ी जमातों की लिस्ट आ जाएगी। 2-5 नाम खाली बचेंगे, बाकी खत्म होगा। तो इसके लिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। सरफराज आरजू साहब आए हैं, मेरा ख्याल मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आ जाएं, और कासिम इमाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक संभालें। शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।